जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे सभी नेट जेआरएफ विद्यार्थियों का, अभिनंदन है आपका। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ परिभाषाएं और फिर हमारे इसके स्वरूप के बारे में और हल्की सी हम चर्चा करेंगे। आज साक्ष्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे आज की कक्षा के अंतर्गत। तो आइए, हमारी कुछ परिभाषाएं चल रही थी, उसी के अंतर्गत आगे की ओर लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा था? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और ये मैंने आपको लिखवा दिया था पहले कि मनुष्य, ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने की पक्षपाती है। और ऐसे ही हमारे एक आलोचक हैं जिनका नाम है मैनेजर पांडे, और इन्होंने कहा है साहित्य न तो वर्तमान से पलायन का मार्ग है, और न ही अतीत का साधना मार्ग, अतीत की साधना का मार्ग। कुल मिलाकर के कहना यह है कि साहित्य इतिहास ऐसा नहीं है कि हमारे जो आपके पूर्व में साहित्य लिखा गया और उन्हीं की महिमा मंडन करते रहे, चाहे नहीं कि चलते नहीं आगे नहीं बढ़े, तो महिमा मंडन नहीं और नहीं वर्तमान को हम छोड़ना चाहते हैं। तो मैनेजर पांडे आपके मार्क्सवादी रहे हैं, तो उनके आलोचक रहे हैं, तो काफ़ी प्रभाव इन पर इनकी रचनाओं में आपके अतीत के प्रति थोड़ा सा हल्का सा वैर भाव की परिभाषा में नजर आ सकता है। ऐसे आइए, अगले हमारी परिभाषा है, ये मैंने आपको लिखा था, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट लिखा चुका हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखा दी मैंने, ज्ञान राशि के चिर संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं, ये आप लिख चुके हैं। अब आइए लिखिए बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, इनकी परिभाषा है क्या? इनकी परिभाषा है, लिखिए शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वहीं साहित्य का इतिहास है। ये इन्होंने कहा बाबू गुलाब राय ने। ऐसे हमारे फिर है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, इन्होंने लिखा
साहित्य इतिहास साहित्य इतिहास अन्य इतिहासों की तरह किन्हीं विशिष्ट लेखकों किन्हीं विशिष्ट लेखकों और विशिष्ट रचनाओं का इतिहास न होकर किसी युग विशेष के लेखक समूह है और कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। ये देखिए, तो ये कहा है आपके नलिन विलोचन शर्मा ने। आप लिखिए जरा ध्यान से इनको। एक युग विशेष की कृति समष्टि का क्या हो सकता है? इतिहास हो सकता है। ये ध्यान रखिए। ऐसा कहना है किनको? हमारे यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। तो ऐसे कह रहे हैं कि किसी 2-5 व्यक्तियों की, कवियों की रचनाओं का हम उल्लेख कर दें तो वहीं पर आपका साहित्य इतिहास पूरा नहीं हो जाता है। इसमें आपको विशेष रूप से देखना पड़ेगा क्या कि हमारे पूरे युग विशेष की कृति समष्टि का इतिहास होगा। हाँ, मतलब पूरे लेखक गण इसके अंतर्गत आएंगे, उसी को ही साहित्य का इतिहास कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के निष्कर्षम, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपसे कहा, क्या कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है। तब यह निश्चित है जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। साहित्य के स्वरूप के साथ जनता की चित्तवृत्ति का सामंजस्य बिठा देना, दिखा देना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ करती है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। हाँ, और फिर उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ज्ञान राशि के चिर संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब से हिंदी भाषा का उद्भव, विकास हुआ, तब से लेकर आज तक हमारी स्थिति साहित्य के बारे में क्या बनी हुई है, कौन सी स्थिति परिस्थिति के अंतर्गत हम हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये ध्यान रखिए। तो साहित्य से संबंधित हमारी कुछ आपकी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको लिखाई। अब मैं ऐसे कह सकता हूं निष्कर्ष के तौर पर, लिखिए साहित्य इतिहास, तद्युगीन परिस्थितियां, वातावरण, कृति, कृतित्व, लेखक
काल, धर्म, जाति, आदि का स्रोत हो सकता है। ये हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि आपके साहित्य इतिहास, तद्युगीन परिस्थितियां, वातावरण, कृति, कृतित्व, लेखक, काल, धर्म, जाति आदि का स्रोत हो सकता है। मतलब सब कुछ आ गया, कभी भी आगे कौन से धर्म से संबंधित है, क्या क्या रचनाएं, कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं, सब इसके अंतर्गत आ गई है। अब चलो आइए, हमने अब तक ये देखा कि हमारे साहित्य की परिभाषा क्या थी, हमने ये देखा कि हमारे साहित्य इतिहास की परिभाषाएं क्या हो सकती है, साहित्य का दृष्टिकोण क्या हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि चलो आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख दीजिए, तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखेंगे तो उसके लिए कुछ तो आधार होना चाहिए ना भाई, कुछ तो आपका आधार होना चाहिए। तो ऐसी कहाँ कहाँ इनका उल्लेख होता है, उन सब के बारे में हल्के हल्के से हम चर्चा करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। लिखिए, साहित्य, भारतीय परंपरा के बारे में लिखना, पहले लिखिए, लिखिए भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य अध्यात्म और आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य साहित्य यथार्थवाद पर आधारित है। मतलब पाश्चात्य साहित्य में जो देखते हैं उसको लिख देते हैं। हमारा निष्कर्ष हमेशा रहता है कि लोगों को कुछ न कुछ इसके बारे में उपदेश मिलना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ एक जानकारी मिलनी चाहिए, तब जाकर के हमारा साहित्य वही है जिससे हम लोगों को कोई उपदेश दे सकें या फिर हमारी बात से कोई सीख सके, तो वह तो सही बात है, और नहीं सीख सके तो मामला वहीं पर क्या है, गड़बड़ है। आगे लिख लीजिए, इसी के साथ में साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थवेद में प्राप्त होता है। ये साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यदि हमको कहीं पर मिलता है ना, तो हमारे वेदों के अंतर्गत मिलता है। कहाँ मिलता है? वेदों के अंतर्गत मिलता है। अब आप इसको जो मैंने लिखा है, इसको टीका टिप्पणी जैसे लिखा है ना वैसे आप इसको लिख लीजिए। जैसे लिखा है वैसे के वैसे आप क्या है, इसे लिखते जाइए। तो साहित्य शब्द के लिए हमारा जो प्रयोग है, यानी कि विशेष रूप से जहां मिलता है वो कहाँ मिलता है, साहित्य शब्द का सर्वप्रथम। हाँ, इसमें साहित्य शब्द के लिए, साहित्य के लिए इसमें थोड़ी सी एक लाइन ऐड करो, साहित्य के लिए, इतिहास तो लिखा नहीं, इसमें इतिहास भी लिखो। साहित्य के लिए इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थवेद में प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारे साहित्य से संबंधित बातें हमने लिख ली, परिभाषाएं हमने समझ ली, सारी बात सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब एक बात लिखिए कि हम साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखेंगे, और जब हम साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखेंगे तो उसके लिए कुछ हमको सामग्री चाहिए ना। अब एक बात बताइए, हमारे पूर्वज कौन कौन है इसका हमको क्या पता, हमारे पूर्वजों ने क्या काम किया इसका भी हमको कोई पता नहीं। आई क्या बात समझ में? हमको तो किसी बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमको जानकारी नहीं है तो एक बात बताइए, फिर साहित्य का इतिहास हम कैसे लिख पाएंगे? तो हमारे साहित्य इतिहास लिखने के लिए हमारे पास दो हमारी सामग्रियां हुई। कौन कौन सी? एक तो सामग्री हुई आपके अंतः यानी कि इतिहास,
साहित्य इतिहास सामग्री, साहित्य इतिहास सामग्री। अब ये साहित्य इतिहास सामग्री दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी आपके अंतः साक्ष्य और एक होगा आपके बाह्य साक्ष्य। एक तो अंतः साक्ष्य और एक है बाह्य साक्ष्य। इनके अंतर्गत दोनों साक्ष्यों में से आपके प्रामाणिक माने जाते हैं अंतः साक्ष्य, इनको ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। और बाह्य साक्ष्यों को हल्का सा हम प्रामाणिक कम मानते हैं। वैसे कम प्रामाणिक तो नहीं कह सकते, लेकिन कम प्रामाणिक मानते हैं विद्वान लोग, क्योंकि उनकी तुलना में ये ज्यादा प्रमाणित माने जाते हैं। अब साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की जब हम विवेचना करने लगते हैं, उनको लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारा कुछ आधारभूत जानकारी हमको जहां से मिलती है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए पहले हम अंतः साक्ष्य की बात करते हैं। अंतः साक्ष्यों के अंतर्गत ऐसे ग्रंथ आते हैं जैसे कि देखो 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता, और इसके लेखक हैं गोकुलनाथ जी। आप भी मेरे साथ साथ ऐसे लिखते जाइए। अब ये 84 कौन थे? ये वल्लभाचार्य के शिष्यों की जानकारी, वल्लभाचार्य के शिष्यों की जानकारी इसके अंतर्गत है। किसमें? आपके अंतः साक्ष्यों के अंतर्गत है, ये ध्यान रखिए। और फिर इसी के आगे हम बात करें तो फिर आपके हैं 252 वैष्णवों की वार्ता, और इसके लेखक भी हैं आपके गोकुलनाथ जी। कौन है? गोकुलनाथ जी। अब इसमें क्या है? गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों की जानकारी। अब देखो, हम जानकारी के ग्रंथ उठा रहे हैं तभी तो साहित्य लिख पाएंगे। तो गोकुलनाथ ने ये लिखी, तो अब देखो आपका पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि संप्रदाय इसी में आ गया। फिर आगे चलिए, फिर हमारी कृति है भक्तमाल, और ये आपके नाभादास जी ने लिखी। और ये भक्तमाल की टीका, और ये प्रियदास जी महाराज ने लिखी भक्तमाल की टीका। और फिर हम बात करें इसी के साथ में तो भक्त नामावली, और ये लिखी दुर्गादास जी महाराज ने। फिर है कवि नामावली ये, और ये लिखी है शोधन कवि ने। किन्होंने? शोधन कवि ने। ये श्रृंगार संग्रह है, ये लिखा सरदार कवि ने। किन्होंने लिखा? सरदार कवि ने। आप यहां तक लिखिए, जो यहां तक लिख दिया है इसको ऐसे कैसे लिखो, फिर अगला पेज लूंगा मैं। आप इसको छोड़ दीजिए, बाह्य साक्ष्य अलग से लिखा दूंगा, आप इन्हीं की टिप्पणी कर लीजिए। पहले जो लिखा गया इसको ऐसे कैसे याद कर लीजिए।
आइए अब इसी के आगे और लिखिए। इस रचना है कवि माला। ये हमारे हरिराय कवि ने लिखी। इनको तुलसी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। और फिर राग सागरोद्भव, और राग कल्पद्रुम, ये लिखी है कृष्णानंद व्यास ने। इनको लिखते जाइए मेरे साथ साथ। और फिर है कालिदास हजारा, ये लिखी है कालिदास त्रिवेदी ने। ऐसे ही है विचित्र उपदेश, ये लिखी है नखछेदी तिवारी ने। ये ध्यान रखिए। भाषा काव्य संग्रह, ये लिखा है पंडित महेश दत्त ने। ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब। अब इसमें तो आप यानी कि गुरु नानक का नाम भी आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में तो अर्जुन देव का भी आता है, गोविंद सिंह का भी आता है। आप इसको यहीं से रख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब नाम से ही। और फिर हम बात करें इसे आगे, अगली करती है तो आपके, जैसे कि थोड़े समय पहले भी हमने लिखा था आपके इनके रचनाओं के बारे में, तो काव्य निर्णय इन्होंने लिखी भिखारी दास जी ने। ये तो रीति काल में आ गए। खैर ये कहाँ आ गए, रीति काल के अंतर्गत आ गए, ये देखिए। और फिर हम बात करें तो रैदास परिचय, ये लिखी आपके रैदास परिचित बाबा बेनी माधव दास, रैदास परिचय। ऐसे ही आपके बाबा बेनी माधव दास जी, तो इनके आधार पर सब कुछ पता लगा कि इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है। और इसी के आधार पर तय हो पाया कि हमारे यानी कि रैदास जी का भी वर्णन इनके बारे में मिला, और तुलसीदास जी के बारे में भी इनके बारे में जानकारी मिली। तो रैदास में इससे बाबा मणिदास की कृति से मिलती है। अब ऐसे तो हमारे साहित्य के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी कृति रचनाएं मिल जाएगी जो आपके विशेष रूप से ऐसी चलती रहेगी, इनके नामों से हैं। लेकिन बात यह है कि इनके नामों से तो ठीक है, लेकिन इसी के अंतर्गत जब हम आगे देखते हैं तो आपकी कई रचनाएं ऐसी मिल जाती है जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि आपके साहित्य इतिहास लिखना इनका उद्देश्य नहीं रहा, केवल और केवल आपके सामान्य बातें ही आपके लिखने का उद्देश्य रहा है। इनका एक ग्रंथ उस और भी, उसको भी लिख सकते हैं आप, मूल गोसाई चरित, ये भी इन्होंने लिखा, बाबा दास नहीं। ऐसे ही सुंदरी तिलक लिख लीजिए, सुंदरी तिलक लिखा है हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वही है ये ध्यान रखिए। तो ये हमारे अंतः साक्ष्य रहे जिनके आधार पर हम साहित्य इतिहास लिखना चाहेंगे। अर्थात साहित्य इतिहास का स्रोत जहां से हमने जुटाया है, ये इन ग्रंथों के आधार पर हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा कवि किस समय का है, कौन सी रचना किस समय की है, कौन सा आपके व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी है। अब जैसे कि हमको कोई कहे कि तुलसीदास जी कली काल का वाल्मीकि कहा, तो आपके नाभादास जी ने कहा, हमको तो पता ही नहीं लग पाएगा किसने क्या कहा है। तो आप इनको लिख लीजिए,
फिर इसी के साथ में आप स्थिति परिस्थिति के अनुसार अब आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए। चलो, तो मेरे ख्याल से हो गया गुरु ग्रंथ साहिब भी। इसमें चाहो तो आप गुरु अर्जुन देव का नाम लिख सकते हो, गुरु अर्जुन देव, ये आपके